Hello everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with a newspaper analysis for 1st of February. First of all, let's understand कि आज हमें कौन कौन से न्यूज को डिस्कस करना है। देखिए, सबसे पहले वी हैव टू टॉक अबाउट हर्मीज मिशन, जो कि नासा का एक मिशन है जो कि मून के लिए रिसेंटली प्लान किया जा रहा है। सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे। सेकंड विल टॉक अबाउट कि क्या मार्स के ऊपर वाटर है या फिर नहीं है। इस चीज के ऊपर जो डिबेट है वो अभी भी काफी ज्यादा चल रही है, और इसी चीज को यहाँ पर प्रूव करने के लिए मतलब फाइंड आउट करने के लिए नासा ने अपनी एक स्टडी लॉन्च की थी। उसी चीज के अंदर कुछ रिसेंट अपडेट्स आए हैं, तो हम इसके बारे में समझेंगे। थर्ड वी हैव टू टॉक अबाउट ताहिती नाम का एक आइलैंड है जिसके अंदर एक कोरल रीफ रिसेंटली मिला है। एक न्यू टाइप का कोरल रीफ है जो कि वाटर लेवल से अराउंड 100 फीट नीचे पाया गया है, और मालूम चला है कि ग्लोबल वार्मिंग के ज्यादा इस पे इफेक्ट्स नहीं आए हैं, यानी कि बहुत ही सेफ है अभी तक ये कोरल रीफ। तो हम इसके बारे में समझेंगे। एंड फाइनली विल टॉक अबाउट इंडिया और आसियान के बीच में रिसेंटली डिजिटल वर्क प्लान साइन हो गया है। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इट इज अबाउट नासा का जो हर्मीज मिशन है। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कॉन्टेक्स्ट ये है कि नासा का जो हर्मीज मिशन है उसने रिसेंटली एक क्रिटिकल मिशन रिव्यू को पार कर लिया है। मतलब कि ये अब इसको कंप्लीट करके इसने अपने टेस्टिंग फेज को कंप्लीट कर लिया है। वो फाइनल फेज के अंदर अपने जा चुका है जब हर्मीज को फाइनली बनाया जाएगा। ठीक है, देखिए हर्मीज है क्या। हर्मीज को अगर आप बिगर पिक्चर में समझेंगे, हर्मीज बेसिकली गेटवे मिशन का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, देखिए गेटवे मिशन नासा का मिशन है जो कि जिसके अंदर टोटल 4 पार्ट्स है। उसमें से एक पार्ट जो है वो हर्मीज मिशन है। मैं आपको समझाता हूं एग्जैक्टली गेटवे प्लान क्या है। इस इमेज को ध्यान से देखिए। इस इमेज के अंदर ये जो छोटा वाला है ये अर्थ है, ये मून है, और ये पर्टिकुलर जो आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज गेटवे मिशन। नाउ देखिए प्लान क्या है। आपने आईएसएस के बारे में सुना होगा, राइट? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में सुना होगा। आईएसएस बेसिकली एक ऐसा सैटेलाइट है जो कि अर्थ के आसपास घूमता है। ठीक है, एवरी 19 मिनट्स के अंदर, मतलब हर 90 मिनट के अंदर, यानी कि हर 1.5 घंटे के अंदर वो अर्थ का एक चक्कर कंप्लीट करता है। वो अर्थ के आसपास अर्थ का ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की तरफ प्रॉपर्ली मूव करता रहता है। सेम उसी कंसेप्ट के ऊपर मून के आसपास एक ट्रैवल करने वाला, एक घूमने वाला, एक न्यू सैटेलाइट लगाने की, मतलब एक ऐसा सैटेलाइट बनाने की बात की जा रही है जो कि मून के आसपास घूमेगा, यानी कि मून का अपना एक सैटेलाइट की तरह काम करेगा। एंड उसका नाम रखा गया है गेटवे, मतलब गेटवे टू द मून। बेसिकली हमें मून तक पहुंचने के लिए गेटवे प्रोवाइड करेगा। देखिए, अगर आप गेटवे को थोड़ा सा और डिटेल में जाकर देखेंगे तो उसके बारे में जस्ट हम समझने वाले हैं। फिलहाल आप कॉन्टेक्स्ट आई होप समझ गए कि एग्जैक्टली हर्मीज ने अपना ये रिव्यू पार कर लिया है और वो फाइनल फेज के अंदर जा चुका है। अब उसकी जो डिजाइनिंग है हर्मीज की वो स्टार्ट होने वाली है। नाउ ये जो पर्टिकुलर रिव्यू जो हुआ है उसका नाम था की डिसीजन पॉइंट सी, मतलब पॉइंट सी के ऊपर उसको प्रॉपर्ली चेक करना था। इस चीज को उसने पास कर लिया है। इसका मतलब है कि जो फेज सी था उसके अंदर उसने एंटर कर लिया, मतलब पॉइंट सी को कंप्लीट करके फेज सी के अंदर एंटर कर चुका है। देखिए, इसकी टेक्निकलिटीज के ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि कौन से टर्म्स न्यूज में है। तो ये की डिसीजन पॉइंट सी हो गया, ठीक है, और फिर ये गेटवे टू द मून है, जितने भी ये सब चीजें, ये सब हर्मीज के साथ यहाँ पे डायरेक्टली रिलेटेड है। आपको बस इतना पता होना चाहिए। और हर्मीज मिशन जो है उसको लॉन्च करने की बात की जा रही है नवंबर 2024 के अंदर, यानी कि 2024 के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। नाउ हर्मीज मिशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसा हमने देखा कि हर्मीज मिशन जो है एक बड़े मिशन का पार्ट है। नाउ जो लार्जर मिशन है दैट पर्टिकुलर मिशन इज कॉल्ड एज आर्टेमिस मिशन। नाउ व्हाट इज आर्टेमिस? आर्टेमिस को आपको सिंपली समझना है कि ये नासा का नेक्स्ट मिशन है जो कि मून के ऊपर मैन को लेके जाना चाहता है, मतलब इंसान को वापस लेके जाना चाहता है फिर से। दैट मिशन इज कॉल्ड एज आर्टेमिस मिशन। नाउ आपको पता होगा कि आर्टेमिस से पहले जो नासा का जो मैन मिशन हुआ करता था उसका नाम हुआ करता था अपोलो मिशन। ठीक है, जो अपोलो मिशन था ना वो इससे पहले डिफरेंट एस्ट्रोनॉट्स को, साइंटिस्ट को वगैरह को मून पे लेकर गया था। आपको याद होगा जो फर्स्ट हमारे जो पर्सन जो नील आर्मस्ट्रांग जो मून पे गए थे वो अपोलो 11 के अंदर 1969 में गए थे। तो मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। देखिए, जो ग्रीक जो माइथोलॉजी है उसके अंदर माना जाता है कि जो अपोलो और आर्टेमिस ये दोनों सिस्टर्स हैं। ठीक है, तो अपोलो जो है ये ऑलरेडी जा चुका है, राइट? अपोलो नाम का एक मिशन जो है ऑलरेडी यूज किया जा चुका है नासा के द्वारा, इसलिए इनकी सिस्टर यानी कि अब आर्टेमिस के नाम पर एक सेकंड मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है जो कि एक टाइप का मून मिशन होने वाला है। नाउ आर्टेमिस मिशन की एक बहुत ही खास बात यह है कि फॉर द फर्स्ट टाइम फर्स्ट फीमेल को यहाँ पर मून के ऊपर लैंड कराने की बात की जा रही है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आर्टेमिस मिशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज फर्स्ट फीमेल को इसके थ्रू लेके जाना है और मून के ऊपर लैंड कराना है। नाउ ये जो आर्टेमिस मिशन है बेसिकली नासा का एक ऐसा प्लान है कि मून के आसपास में एक परमानेंट एक टाइप का हैबिटेट बनाना है, मतलब एक टाइप का हैबिटेशन बनाना है जो क्या होगा मून के आसपास हमेशा मतलब घूमता रहेगा। इससे क्या होगा, देखिए मान लीजिए अर्थ से कोई भी जब मून के पास जाएगा तो क्या होगा, पहले वो जाकर इसी पर्टिकुलर जो आर्टेमिस मिशन है, मतलब जो आर्टेमिस का जो मेन बॉडी होगी उस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर जाकर वो स्टे करेगा। देखिए, ये है आर्टेमिस की मतलब मेन बॉडी जिसे हम गेटवे टू द मून भी बोलते हैं। तो इसी चीज के अंदर जाकर वो पहले स्टे करेगा। मतलब मान लीजिए कि कोई भी यहां से रॉकेट निकलते हैं जो जिसको मून तक पहुंचना है, वो क्या करेगा, पहले वहां से निकलेगा यहां तक आएगा, मतलब इस पर्टिकुलर के अंदर आएगा, डॉकिंग करेगा, खुद को रेडी करेगा, उसके बाद यहां से डायरेक्टली जाकर मून पे लैंड करेगा। नाउ ये जो गेटवे टू द मून है यानी कि जो आर्टेमिस मिशन है, इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये भी होने वाला है कि ये एक टाइप के हमारे बेस पॉइंट की तरह काम करेगा, मतलब मून के पास ये रहेगा। बेसिकली स्पेस के अंदर हमारा एक टाइप का रिसर्च स्टेशन की तरह काम करेगा। अब मान लीजिए कल को जब हमें मार्स की तरफ जाना होगा, जब ह्यूमैनिटी को जब मार्स की तरफ जाना होगा, उस टाइम भी इस पर्टिकुलर चीज को यूज किया जा सकता है
जहां पर साइंटिस्ट का बोलना यह है कि जो ये वाला जो टाइप का परमानेंट हैबिटेशन होगा ना, यहीं पर हम एस्ट्रोनॉट्स को कुछ दिनों तक रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, उनको हैबिटेशन मिल जाएगी प्रॉपर्ली, वो अपने आप को मतलब उनकी बॉडी जो है अपने आप को ढाल लेगी उस पर्टिकुलर मतलब जो भी इन्वायरमेंट है उसके बेसिस पे, और उसके बाद फिर उनको मार्स या फिर जो भी डिफरेंट जो भी प्लान्स है या फिर जो भी वहां का मिशन है उसके लिए लेके जाया जा सकता है। नाउ हर्मिस को अगर आप समझेंगे, हर्मिस का फुल फॉर्म है हेलियोफिजिक्स एनवायरमेंटल एंड रेडिएशन मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट सूट। ठीक है, इसका सीधा सा जो मेन काम है, इसका जो मेन काम है, बेसिकली मून पे जाकर कुछ स्टडीज करना चाहता है। नाउ ये जो है ये बेसिकली जो गेटवे आउटपोस्ट है जो हमने बात की, ये वाला जी है, देखिए दिस पर्टिकुलर एंटायर बॉडी इज कॉल्ड एज गेटवे आउटपोस्ट। इसी के बाहर वाले साइड में, मतलब इसके आउटसाइड ये पार्ट में हर्मिस मिशन को लगाया जाएगा, और मतलब जहां पर ये लगाया जाएगा ना, दैट पर्टिकुलर पार्ट, उसको एक मॉड्यूल बोलते हैं। उस मॉड्यूल का नाम होगा हैबिटेशन एंड लॉजिस्टिक आउटपोस्ट मॉड्यूल। इसका मतलब है इसे उस पोर्शन के अंदर रखा जाएगा जहां पर जितने भी जो साइंटिस्ट है या फिर जितने भी जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह है वो लोग हैबिटेट करेंगे, मतलब वहां पे रहेंगे प्रॉपर्ली। ठीक है, आई होप आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि हर्मिस मिशन कहां पे रहने वाला है। नाउ जो गेटवे प्रोग्राम है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी सारी चीजें बात कर ली हैं, उसके बारे में समझते हैं। देखिए गेटवे जो है वो आर्टेमिस का वो वाला पार्ट होने वाला है जहां पर लोग रहेंगे, जहां पे काम करेंगे, राइट। ये वो वाला पार्ट होने वाला है। बेसिकली आप समझ सकते हैं गेटवे बेसिकली एक टाइप का हैबिटेशन प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका एक हाउस है, ठीक है, आपका हाउस है। अब आपके हाउस के अंदर आपने देखा कि अलग अलग पार्ट्स होते हैं, राइट। आपका हॉल होता है, वॉशरूम होता है, ठीक, मतलब वो होता है, ठीक है, बेडरूम्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट। नाउ द पॉइंट इज कि आप जिस पर्टिकुलर जगह पे रह के अपना जो सारा का सारा काम करते हैं, दैट मे बी योर बेडरूम और योर हॉल। तो ये जो गेटवे प्रोग्राम है ना, ये एक्चुअली आर्टेमिस, अगर आपका पूरा हाउस है तो गेटवे प्रोग्राम आपके एक बेडरूम की तरह काम करेगा। मतलब यहां पर आप रहकर डिफरेंट कामों को अपने कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं, इन सब चीजों को आप यहां पर जाकर कर सकते हैं। और उसके अलावा डिफरेंट लूनर के जो भी आपको स्टडीज वगैरह करने हैं, मतलब मून के ऊपर जाकर कोई भी स्टडी करना है, कोई भी डीप स्पेस के अंदर कोई भी स्टडी करनी है, तो ये सब चीजें जाकर गेटवे प्रोग्राम के थ्रू की जा सकती है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ रहा होगा। नाउ ये जो पार्टनरशिप है, ये जो बेसिकली हर्मीज है, उसने सक्सेसफुली इस पार्टनरशिप को कंप्लीट किया है, जहां पर बोला गया कि हर्मीज को और ये गेटवे है दोनों को हमेशा सिस लूनर व्यूइंग लोकेशन के अंदर रखा जाएगा। नो एग्जैक्टली क्या होता है ये पर्टिकुलर चीज, उसको मैं आपको प्रॉपर्ली समझाता हूं। देखिए सिस लूनर का सीधा सा मतलब ये है कि जो अर्थ है और जो मून है, अर्थ और मून के बीच का जो एंटायर डिस्टेंस जो है ना, दिस एंटायर डिस्टेंस इज कॉल्ड एज सिस लूनर डिस्टेंस। ठीक है, इस पूरे डिस्टेंस को बोलते हैं सिस लूनर। मतलब लूनर मतलब होता है मून, और सिस का सीधा सा मतलब समझ सकते हैं कि अर्थ और मून के बीच का जितना भी डिस्टेंस है, जो खाली स्पेस है, उस पर्टिकुलर पार्ट को बोला जाता है सिस लूनर स्पेस। ठीक है, आई होप आप इस चीज को प्रॉपर्ली समझ गए। अब जो हर्मिस मिशन जो लॉन्च किया जाएगा नवंबर 2024 के अंदर, उसका मेन नेम क्या है? उसका बेसिकली मेन नेम ये है कि जो स्पेस का वेदर है, स्पेशली जो सन के कारण जो भी वेदर चेंजेस होते हैं, जो भी कंडीशंस फ्लक्चुएट होते हैं, उन सबको प्रॉपर्ली मॉनिटर करना, उन सबको प्रॉपर्ली चेक करना। नो सबसे पहला काम यह है कि जो सोलर वेंट्स होते हैं, सोलर वेंट्स के कारण जितने भी मैग्नेटिक पार्टिकल्स, मैग्नेटिक स्ट्रीम से सब निकलते हैं ना, उसको प्रॉपर्ली स्टडी करना, और उसके क्या क्या इफेक्ट्स हमारे अर्थ के ऊपर आ सकते हैं, मतलब उन सबकी प्रॉपर्ली स्टडी करना। सेकंड चीज, जितना भी कोरोनल मास वो होता है, ठीक है, इजेक्शंस होते हैं, यानी कि सन की जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज कोरोना। जो कोरोना का जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, उससे जो सोलर स्टॉर्म्स निकलती हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स निकलते हैं, उन सबको प्रॉपर्ली स्टडी करना, उस गैसेस को, उन क्लाउड्स को प्रॉपर्ली स्टडी करना, और चेक करते रहना कि एग्जैक्टली इससे हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे क्या क्या इफेक्ट आ रहा है। थर्ड चीज, जितने भी सोलर फ्लेयर्स आते हैं, देखिए सोलर विंड और सोलर फ्लेयर्स के बीच में डिफरेंस क्या है? सोलर विंड ऐसे विंड्स होती हैं जो कि लगातार बहती रहती है, मतलब लगातार लॉन्गर टाइम तक जो इफेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड एज सोलर विंड। बट अगर वो छोटे टाइम के लिए होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ सोलर फ्लेयर, मतलब आती है अचानक से, काफी ज्यादा चेंजेस करके वहां से निकल जाती है, दैट इज कॉल्ड एज अ सोलर फ्लेयर। बट अगर वो लॉन्ग टर्म तक रहती है, दैट इज कॉल्ड एज अ सोलर विंड। एंड फाइनली ये जितने भी है, सोलर विंड हो गई, ये जो भी वहां की कोरोना की मास निकल रही है, या फिर जो सोलर फ्लेयर्स है, ये हर एक चीज जितना भी डिस्ट्रप्शंस करती है ना, इन सब चीजों को प्रॉपर्ली स्टडी करना, ये हर्मिस मिशन का मेन काम है। ठीक है, तो आई होप आपको एग्जैक्टली समझ आ रहा होगा कि ये काम क्या करेगा। नो इनमें से कुछ मिशन ऐसे भी होने वाले हैं जो कि आगे जाकर एस्ट्रोनॉट्स या फिर रोबोटिक मिशन को डेंजर कॉज कर सकते हैं। तो इन सारे के सारे स्टडीज को प्रॉपर्ली मतलब पहले ही भाप लेना, पहले इन सब के बारे में एक्सपेरिमेंट्स करना, यही इस हर्मिस मिशन का मेन काम है, जिसमें हर्मिस को यहाँ पर बेसिकली वेदर इवेंट्स के ऊपर मेन ध्यान रखना है। हर्मिस को ऐसा माना जा रहा है कि जहां पर हर्मिस रहेगा ना, वो एरिया पूरी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड से बॉम्बार्ड होने वाली है, मतलब फ्लड होने वाली है, मतलब ये डायरेक्टली सन के व्यू के अंदर होने वाला है, मतलब इसके ऊपर खुद के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल्स बहुत ज्यादा आने वाले हैं। ऑब्वियसली देखिए, अगर ये सन है, ठीक है, और ये अर्थ है, तो सन जब अपना सोलर फ्लेयर्स निकालेगा, तो ऑब्वियसली हर्मिस कहीं यहीं पर होगा, राइट। हर्मिस यहां पर होगा, उसके कारण सन का डायरेक्टली जो सोलर फ्लेयर्स होंगे वो इस हर्मिस के ऊपर आएंगे, उसके कारण इसको भी इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। आई होप आपको एक्जैक्टली समझ आ गया कि हर्मिस क्या है, आर्टेमिस क्या है।
ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जो हमें बात करनी है कि मार्स के ऊपर वाटर प्रेजेंट है फिर नहीं है। इस चीज के ऊपर लेकर के रिसेंटली नासा के अंदर स्टडी की जा रही है। नाउ नासा का एक बेसिकली एक टाइप का रोवर है, एक टाइप का ऑर्बिटर है, दैट इज कॉल्ड एज मार्स रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर। ठीक है, ये इसने रिसेंटली ये पाया है, रिसेंट कॉन्टेक्स्ट ये है कि मार्स के ऊपर अराउंड 2 बिलियन ईयर्स अगो वाटर हुआ करता था, लेकिन अभी के टाइम में वो सारा का सारा वाटर जो है वो पूरी तरीके से सूख चुका है, इवेपोरेट हो चुका है। और रिसेंटली ये जो ऑर्बिटर है इसने चीजों को पूरी तरीके से कंफर्म किया है जब पाया गया है कि जो मार्स का जो सरफेस है उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट डिपॉजिट्स प्रेजेंट है। ना आप एक चीज जानते हैं कि सॉल्ट डिपॉजिट सिर्फ तभी मिल सकता है कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ओशन हो। ठीक है, बिकॉज ओशन वाटर जो होता है, ओशन वाटर के अंदर वाटर प्लस सॉल्ट होता है, तो जब वाटर अगर वहां से हट जाए यानी कि इवेपोरेट हो जाए तो ऑटोमेटिकली सिर्फ सॉल्ट बचता है। दैट इज व्हाई सॉल्ट का डिपॉजिट मिलना एक्चुअली सिग्निफाई करता है कि कभी ना कभी इस एरिया के अंदर ओशन हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा इस ऑर्बिटर ने यह भी पाया गया है कि जो ये प्लैनेट है कि मार्स है उसके अंदर वाटर फ्लो करता था वेरी रिसेंटली। और देखिए वेरी रिसेंटली आपको मतलब वेरी रिसेंटली का मतलब ये नहीं है कि 5 साल या फिर 10 साल पहले। वेरी रिसेंटली बेसिकली जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर बोला जा रहा है। वेरी रिसेंटली का मतलब यहां पर 2 बिलियन ईयर्स अगो, एंड 2 बिलियन ईयर्स अगो हमारे उसके अंदर मतलब जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर काफी ज्यादा पुराना नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर जैसे हमें मालूम चला कि वहां पर वाटर हुआ करता था कभी ना कभी, उसके कारण एक क्वेश्चन जो लगातार साइंटिस्ट के दिमाग में आ रहा है वो ये है, तो क्या वहां पर माइक्रोबियल लाइफ हुआ करती थी या फिर नहीं हुआ करती थी, और अगर लाइफ वहां पर हुआ करती थी तो कब वो लाइफ पूरी तरीके से खत्म हो गई। उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर अभी निकालने में मतलब वो है इंपॉर्टेंट है। नाउ देखिए, ये तो हो गया जो एमआरओ नाम की जो ये जो रिसेंटली ऑर्बिटर गया है इसने ये सब चीजें मालूम की है। बट द पॉइंट इज कि ये पहली ऐसी ऑर्बिटर नहीं है जिसने सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। इससे पहले नासा का ही एक ओडिसी ऑर्बिटर हुआ करता था, हु फॉर द फर्स्ट टाइम 2001 के अंदर इसने ये पाया था कि सोडियम वो ये जो है यानी कि सॉल्ट, देखिए NaCl क्या होता है, सॉल्ट ही होता है, राइट। तो सॉल्ट का कंटेंट इसने 2001 के अंदर ही मतलब ऑलरेडी ढूंढ लिया था, और इसी पर्टिकुलर यानी कि ओडिसी ने ही सॉल्ट के मिनरल्स भी कुछ ढूंढे थे 2008 के अंदर। इसका मतलब है कि जो एमआरओ यानी कि मार्स का जो ऑर्बिटर है इसने पहली बार इस पर्टिकुलर प्लैनेट के अंदर सॉल्ट नहीं ढूंढा है। इससे पहले ओडिसी जो ऑर्बिटर था उसने ऑलरेडी 2001 के अंदर ही ये सॉल्ट ढूंढ लिया था। नाउ देखिए एमआरओ जो है बेसिकली वो क्रिज्म को यूज करता है। क्रिज्म नाम की एक बॉडी होती है, मतलब क्रिज्म नाम का बेसिकली एक टाइप का मशीन है जिसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट रिकॉन्सेंस इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, एक टाइप की ऐसी मशीन है जो कि जितने भी सॉल्टी एरियाज है उन सबको प्रॉपर्ली मैप आउट कर सकता है, स्पेशली मार्स के जो साउथ वाला पार्ट है मतलब उन सारे के सारे एरियाज के अंदर। नाउ एक चीज आपको समझना है, देखिए मार्स के अंदर बहुत सारे क्रेटर्स हैं। क्रेटर्स मतलब बहुत सारे गड्ढे हैं। वो गड्ढे बने कैसे हैं? मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर एरिया हुआ करता था, उस एरिया के अंदर ओशन हुआ करता है। ठीक है, ओशन मान लीजिए ओशन सूख गया पूरा का पूरा, तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली उस पूरे के पूरे पार्ट में गड्ढे बन जाएंगे, बिकॉज वहां पर पानी हुआ करता था बट वो पानी नहीं है। देखिए अब पानी वहां पर क्यों आया होगा? बिकॉज ऑब्वियसली वहां पर कोई ना कोई डिप्रेशन होगा। वो डिप्रेशन के कारण यहाँ पर क्रेटर्स बनते हैं, और ये जो एमआरओ है यानी कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्बिटर है ये इन्हीं क्रेटर्स को यहाँ पर ढूंढ रहा है, इन्हीं क्रेटर्स को प्रॉपर्ली डेट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि इसका मालूम करने की कोशिश कर रहा है एग्जैक्टली किस मतलब टाइम पीरियड के पर्टिकुलर क्रेटर्स मतलब मिलते हैं। अब अगर एक जगह पर क्रेटर्स कम मिलते हैं मतलब लेस इन नंबर है, इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर कंपैरेटिवली यंगर है। क्यों? देखिए जितने ज्यादा क्रेटर है इसका मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो बार बार किसी इंपैक्ट के कारण वहां पर गड्ढे होते गए। तो जितना ज्यादा यहाँ पर क्रेटर, जितने ज्यादा यहाँ पर गड्ढे हुए इसका मतलब है कि उतना पुराना वहां पर क्रेटर है, बट जितने कम गड्ढे हैं इसका मतलब है कि उतना न्यू वो क्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें जो बेसिकली सॉल्ट मिला है वो ऐसी प्लेसेस में मिला है जो कि कम जहां पर मतलब वो है। ठीक है, जहां पर गड्ढे ज्यादा प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये मतलब मालूम किया गया है कि हमारा जो है बेसिकली वो एक ऐसा एरिया मतलब उसने फाइंड आउट किया है जो कि एक न्यू क्रेटर है। इसलिए माना जा रहा है कि अराउंड 2.3 बिलियन ईयर्स अगो हमारे यहाँ पर यानी कि मार्स के ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट था। ठीक है, अब देखिए इसका एक एनालॉग जो साइंटिस्ट मतलब दे रहे हैं, मतलब इसको अगर आपको समझना है प्रॉपर्ली तो साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि आप बेसिकली जो अंटार्कटिका वाला पार्ट है वर्ल्ड का उसको प्रॉपर्ली समझिए। मान लीजिए कि कल को अंटार्कटिका का जितना भी स्नो है पूरा का पूरा मेल्ट हो जाता है। ठीक है, मेल्ट होने के कारण वो पूरा का पूरा जो एरिया है वो लेक के अंदर फॉर्म हो जाएगा, मतलब उस पूरे एरिया में वाटर भर जाएगा। ठीक है, अब जब ये वाटर भर जाएगा, मान लीजिए कल को ये सारा का सारा वाटर इवेपोरेट हो जाता है, तो सेम जैसा मार्स के अंदर कंडीशन है, मतलब कि बड़े बड़े जो गड्ढे हैं वो ऐसे गड्ढे यहाँ पर अंटार्कटिका के अंदर कल को बन जाएंगे अगर ये ऐसा होता है तो। ठीक है, तो सेम एग्जांपल यहां पर साइंटिस्ट के द्वारा दिया जाता है। तो जो ऑर्बिटर है, अगर हम ऑर्बिटर के बारे में समझे तो आपने एक चीज तो आपने डेफिनेटली समझ लिया होगा कि मार्स के क्लाइमेट को समझता है, मार्स की जो जियोलॉजी है, कि जो रॉक के स्ट्रक्चर है, सॉइल के स्ट्रक्चर है, इन सबको प्रॉपर्ली स्टडी करने की कोशिश कर रहा है, इन सबको प्रॉपर्ली फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। तो 2019 के अंदर यही पर्टिकुलर जो ऑर्बिटर है उसने मार्स के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर के रिजर्वॉयर्स मतलब ढूंढे थे, एंड दैट वाज एक्चुअली फाउंड बाय शरद नाम की एक टाइप की मशीन है, दैट इज कॉल्ड एज शैलो रडार। उसने ये चीज को ढूंढा था। ठीक है, और
और उस टाइम से एक्चुअली हम इसके पीछे पड़े हुए हैं कि क्या मार्स के ऊपर सच में वाटर प्रेजेंट है फिर नहीं है। अगर आप इस पर्टिकुलर ऑर्बिटर के बारे में देखेंगे तो इस ऑर्बिटर के अंदर कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज हाई राइज, सेकंड इज कॉल्ड एज सीटीएक्स, थर्ड इज मार्की, फोर्थ इज एमसीएस एंड फिफ्थ इज शरर। देखिए हाई राइज जो है इसका सीधा फुल फॉर्म है हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट। अब देखिए नाम ध्यान सोचिए, ये इमेजिंग मतलब करता है, इसका मतलब ये एक टाइप का कैमरा है, और कैमरा है तो ये क्रेटर्स को ढूंढने में, कैनियंस को ढूंढने में, और मतलब जितने भी डिफरेंट टाइप के लेयर्ड डिपॉजिट्स हैं उन सबको ढूंढने में काम आता है। सेकंड सीटीएक्स जो है ये भी एक टाइप का कैमरा है जिसका पूरा नाम है कॉन्टेक्स्ट कैमरा, ये एक वाइड एंगल व्यू प्रोवाइड करता है। थर्ड इज मार्की, मार्की बेसिकली ये भी एक टाइप का कैमरा है जो कि कलर इमेजेस मतलब प्रोवाइड करता है, और ये क्लाउड्स को, डस्ट स्टॉर्म्स को, इन सबको प्रॉपर्ली फाइंड आउट करता है, तो इसे आप शॉर्ट फॉर्म में एक वेदर कैमरा बोल सकते हैं। फोर्थ इज एमसीएस, एमसीएस का देखिए फुल फॉर्म है मार्स क्लाइमेट साउंडर, जहां की जो मार्स के अंदर जितना भी वाटर वेपर वगैरह प्रेजेंट है उसके एटमॉस्फेयर के अंदर इन सब चीजों को प्रॉपर्ली चेक करता है। एंड फाइनली वी हैव ये हमारे पास एक न्यू मिशन है, एक न्यू ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक्चुअली सॉल्ट की कंसंट्रेशन को यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करता है। देखिए आपको यहाँ पर इन सब चीजों के फंक्शन याद नहीं करने हैं, आपको बस ये पता होना चाहिए कि हाई राइज एग्जैक्टली हाई राइज सीटीएक्स मार्की ये किस पर्टिकुलर बॉडी का पार्ट है, तो आपको ये ध्यान रखना है ये सब मार्स का जो ऑर्बिटर है उसके पार्ट है। दैट्स इट, ठीक है। आपको ये सब एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं है, उसके डिटेल में आपको कभी भी जाने की जरूरत नहीं है। Okay, so let's move on to the next topic that we have to talk about. It is about Tahiti. Now Tahiti जो एक टाइप का फ्रेंच पॉलिनेशिया के अंदर एक टाइप का आइलैंड है जिसके अंदर एक न्यू कोरल रीफ मिला है। Now पहले तो आप इस कोरल रीफ को बहुत ध्यान से देखिए these are very very large coral reefs, बहुत बड़े मतलब काफी ज्यादा लार्जर इन साइज कोरल रीफ मिले हैं, जहां पे साइंटिस्ट ने रिसेंटली एक नया कोरल रीफ को डिस्कवर किया है, ठीक है। दैट हैज बीन फाउंड ऑन कोस्ट ऑफ ताहिती। ताहिती टाइप का आइलैंड है जिसके बारे में थोड़ी देर में समझेंगे। Now ये जो रीफ मिला है दैट इज अराउंड 2 miles लॉन्ग, और अभी तक जितना भी हमारा ह्यूमन के जो फैक्टर्स यानी कि जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं या फिर जो क्लाइमेट चेंज है उन सब के कारण ये कभी बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुआ, यानी कि पूरी तरीके से अनअफेक्टेड है ना। हुआ क्या था, जो यूनेस्को जो हमारी बॉडी है उसने क्या किया था, रिसेंटली एक डाइव एक्सपीडिशन कराया था ताहिती के एरिया में, और उसी एरिया के अंदर जब ये डाइव एक्सपीडिशन चल रहा था ना उसी टाइम उनको एक नया कोरल रीफ मिला था, ठीक है। सो बेसिकली उसको ढूंढने के लिए ही मतलब गए थे, दिस वाज नॉट बाय एक्सीडेंट। नाउ ये जो कोरल्स मिले हैं आप देखिए, अगर एक कोरल को देखेंगे दे आर ऑलमोस्ट 6 feet इन डायमीटर। आप एक पर्टिकुलर कोरल को देख सकते हैं, देखिए ऑलमोस्ट अगर आप इंसान की साइज देखेंगे दिस इज ऑलमोस्ट द साइज ऑफ अ मैन, एंड उसके पास देखेंगे दिस इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू अ साइज ऑफ अ मैन, मतलब काफी ज्यादा लार्जर इन साइज कोरल्स यहाँ पर मिले हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोरल स्पॉनिंग मिली है ना। कोरल स्पॉनिंग क्या होता है उसको हम बस 2 मिनट के अंदर समझने वाले हैं। नाउ ये समझिए फिलहाल तो कि कोरल रीफ जो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं दे हैव बीन फाउंडेड अराउंड 100 फीट से लेकर 200 फीट के डिस्टेंस से, मतलब उतने डेप्थ पे मिले हैं जो कि काफी ज्यादा डीप है एज कंपेयर टू नॉर्मली जहां पर हमें कोरल रीफ मिलते हैं उसकी ज्यादा काफी ज्यादा डीप है। नाउ देखिए ये जो कोरल है ये बेसिकली मेसोफोटिक जोन के अंदर पाए गए हैं। मेसोफोटिक जोन बेसिकली वो जोन होता है विच इज द डीपेस्ट जोन, मतलब वो लास्ट जोन होता है जहां पर सनलाइट पेनिट्रेट कर सकती है, मतलब सनलाइट जहां तक पहुंच सकती है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कोरल्स को सर्वाइव करने के लिए सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोरल्स के ऊपर एक टाइप के जूज़ैंथेली नाम के एल्गीज रहते हैं। उन एल्गीज जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, एंड उस फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मैंडेटरी है, राइट। सो अगर सनलाइट नहीं होगा तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो खाना नहीं मिलेगा इन सबको, तो इसलिए कोरल्स जो है वो कभी भी विदाउट ऑक्सीजन नहीं रह सकते हैं, ठीक है, या फिर विदाउट सनलाइट नहीं रह सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये लोग मेसोफोटिक जोन के अंदर पाए गए हैं न्यू कोरल्स, जो कि लास्ट वो डीपेस्ट जोन है जहां पर सनलाइट पेनिट्रेट कर सकती है। तो बेसिकली इसी के कारण देखिए इतने नीचे होने के कारण ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज से अभी तक बचे हुए हैं, एंड ये काफी ज्यादा सेफ है। ना देखिए 2019 के अंदर आप देखेंगे तो जो फ्रेंच पॉलिनेशिया वाला जो एंटायर आइलैंड है वो कहीं ना कहीं कोरल ब्लीचिंग से मतलब हो गया था, ठीक है, अफेक्ट हो गया था। ना कोरल ब्लीचिंग क्या होता है उसको भी हम 2 मिनट में समझने वाले हैं। ना देखिए कोरल ब्लीचिंग को अगर आप समझोगे तो ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज के कारण है, फिर ग्लोबल वार्मिंग के कारण डायरेक्टली हो सकता है, लेकिन यहां पर जो ताहिती का जो हमें कोरल बीच जो रिसेंटली मिला है, जो कोरल रीफ मिले हैं, ये बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं हुए हैं, स्पेशली कोरल ब्लीचिंग के कारण। और इसका मेन रीजन क्या था कि बिकॉज ये इतने ज्यादा डीप प्रेजेंट है, मतलब इतने ज्यादा नीचे है कि ऑब्वियसली यहां तक कोई भी चीज नहीं पहुंच पाती है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड एक्जैक्टली कोरल ब्लीचिंग क्या होती है। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कोरल जो होते हैं वो इनवर्टेब्रेट्स होते हैं, मतलब उनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ठीक है। वर्टेब्रेटा का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, तो जो इनवर्टेब्रेटा है उसका सीधा सा मतलब है जिनके बॉडी के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है। सेकंड चीज, ये जो कोरल्स होते हैं वो हमेशा एक टाइप के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, और दे लिव इन रिलेशनशिप विद अ माइक्रोस्कोपिक एल्गी, मतलब बहुत छोटे छोटे एल्गीज होते हैं, दे आर कॉल्ड एज जूज़ैंथेलीज, ठीक है। जूज़ैंथेली नाम के एक टाइप के एल्गीज होते हैं, उनके साथ के रहते हैं और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। तो देखिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का सीधा सा मतलब है कि दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते हैं और बदले में कुछ ना कुछ लेते हैं। तो एल्गी जो है वो कोरल्स को फूड प्रोवाइड करता है, यानी कि ये जो जूज़ैंथेलीज है वो फूड प्रोवाइड करता है और बदले में कोरल जो है रहने का प्लेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कुछ ना कुछ देते हैं एक दूसरे को। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है, गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, टेंपरेचर इतना बढ़ जाता है कि पानी का टेंपरेचर बढ़ जाता है, उसके कारण जो कोरल्स है वो एल्गीज को अपने यहाँ पर रख नहीं पाते हैं, मतलब अपने ऊपर स्टे नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो एल्गीज को क्या करते हैं रिलीज कर देते हैं, निकाल देते हैं। अब देखिए
एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो बेसिकली जो एल्गीज है ना, वो एल्गीज ऐसे नहीं रहते हैं, एल्गीज उनको फूड प्रोवाइड करती हैं। तो जैसे ही एल्गीज वहां से निकलती है तो क्या होता है, कोरल को फूड मिलना बंद हो जाता है, और जैसे उनको फूड मिलना बंद हो जाता है वैसे ही कोरल की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसको समझिए। एक तो जो यहाँ पर जूजैंथेलिस यानी कि जो यहाँ पे एल्गीज है वो एक तो फूड प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ ये जो एल्गीज है वो साथ में कलर भी प्रोवाइड करती है इस पर्टिकुलर कोरल रीफ को। तो अगर आप इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर देखेंगे, जो आपको यहाँ पर इमेज दिख रहा होगा, देखिए ब्लू इन कलर दिख रहे हैं आपको, ब्लू ग्रेइश इन कलर दिख रहे हैं जितने भी कोरल रीफ्स हैं, बट पॉइंट इज कि ये कलर इनका अपना नहीं है, इसके ऊपर जूजैंथेलिस नाम के एल्गीज रह रहे हैं, वो एल्गीज एक्चुअली ब्लू कलर के हैं, उसी कारण ये पर्टिकुलर कोरल भी ब्लू कलर का दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको समझिए, कोरल जो होते हैं उनको जो कलर्स मिलते हैं दे गेट इट फ्रॉम देयर एल्गी। अब अगर एल्गी वहां से हट जाएंगे, यानी कि गर्मी के कारण अगर वो एल्गीज को हटा देंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कोरल जो है वो पूरी तरीके से कलरलेस बन जाएंगे, यानी कि उनका रंग पूरी तरीके से हट जाएगा। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग जब वो पूरी तरीके से व्हाइट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोरल ब्लीचिंग। मतलब देखकर ऐसा लगता है कि शायद उनका रंग उड़ गया है, इसलिए उसे ब्लीचिंग कहा जाता है। और कोरल जो है पूरी तरीके से डाई हो जाते हैं बिकॉज दे डू नॉट गेट फूड, ऑब्वियसली बिकॉज उनको खाना देता कौन है, उनको खाना प्रोवाइड करता है एल्गीज। अगर वो एल्गीज नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली उनको कोई खाना प्रोवाइड नहीं करेगा और उनकी डेथ हो जाएगी। नाउ द लास्ट एक चीज जो हमें समझना है वो ये है कि कोरल स्पॉनिंग क्या होती है। देखिए कोरल स्पॉनिंग एक टाइप का नेचुरल फिनोमिना है, जहां पर क्या होता है, कोरल जो होते हैं, देखिए कोरल्स को जब रिप्रोड्यूस करना होता है तो क्या करते हैं, वो एक्स एंड स्पर्म को रिलीज करते हैं। ठीक है, ये देखिए आप ये इमेज देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जितना आप देख रहे हैं एक्स एंड स्पर्म को ये लोग रिलीज करते हैं, और ये पर्टिकुलर जितने भी ये सब है, ये लोग एक्स जो है ये लोग सरफेस के ऊपर जाते हैं और खुद को फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर इसके बाद यहाँ पे लार्वा फॉर्म होता है और फिर से यहाँ पर कोरल रीफ्स यहाँ पर मतलब बनते रहते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्निक दैट दे यूज। नाउ ये जो माना जाता है कि ये ज्यादातर जो चीजें होती हैं, ये सब जितने भी एक्स एंड जो स्पर्म रिलीज किया जाता है, नॉर्मली ये न्यू मून डे के दिन रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। ओके, इसके अलावा फाइनली ताहिती एग्जैक्टली लोकेशन कहां पर है, मतलब एग्जैक्टली जहां पर ये कोरल रीफ पाया गया एग्जैक्टली है कहां पे। नाउ देयर इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड कॉल्ड एज फ्रेंच पॉलिनेशिया। ये पैसिफिक ओशन के अंदर प्रेजेंट है। नाउ देखिए ये रशिया है, ठीक है, दिस इज इंडिया, दिस इज हमारा एशिया वाला पार्ट। अगर आप एशिया देखेंगे, दिस इज हमारा नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका। नाउ एशिया एक तरफ से एशिया, एक तरफ से ऑस्ट्रेलिया, एक तरफ से नॉर्थ अमेरिका, एक तरफ से साउथ अमेरिका। इसके बीच में कौन सा ओशन है, दिस इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के बिल्कुल बीच में देखिए, न्यूजीलैंड की कोस्ट से काफी दूर यहां देखिए ताहिती का जो आइलैंड है ये प्रेजेंट है। नाउ ये ताहिती का आइलैंड जो है, जैसा मैंने आपको बताया, ये फ्रेंच पॉलिनेशिया का पार्ट है, यानी कि फ्रेंच पॉलिनेशिया का सीधा सा मतलब है ये फ्रांस का पार्ट है। नाउ ध्यान सोचिए ये फ्रांस कहां पर है, देखिए दिस पर्टिकुलर आइलैंड दैट यू सी, दिस इज फ्रांस। ठीक है, मतलब ये यूके है और यूके के जस्ट नीचे जो इंग्लिश चैनल से डिवाइड होता है दैट इज कॉल्ड एज फ्रांस। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि ये फ्रांस से बहुत ज्यादा दूर है फ्रेंच पॉलिनेशिया। ठीक है, फ्रेंच पॉलिनेशिया बस ये आपको आप ये समझ सकते हैं कि ये ओवर हेड टेरिटरी है बेसिकली फ्रांस की, लेकिन फ्रांस से काफी ज्यादा दूर है, बिल्कुल भी आसपास नहीं है। नो एक चीज आपको और समझना है कि ताहिती जो एक टाइप की वोल्केनिक आइलैंड है, यानी कि वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण ये फॉर्म हुई थी। ना ये जो आइलैंड है उसमें बेसिकली 70% से ज्यादा जो पॉपुलेशन रह रही है वो फ्रेंच पॉलिनेशिया की है, यानी कि वो फ्रांस के रहने वाले लोग हैं जो कि यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप ताहिती का जो एग्जैक्ट लोकेशन है और जितना भी ये न्यूज था प्रॉपर्ली आपको समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये इसमें रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिया और आसियान ने रिसेंटली साथ में मिलकर डिजिटल वर्क प्लान साइन किया है, जहां पर दोनों कंट्री ने डिसाइड किया है कि डिफरेंट चीजों को डिजिटली हम प्लान करेंगे। नाउ ये आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सेकंड मीटिंग हुई है ऐसी जो कि डिजिटल वर्क प्लान हुआ है, इससे पहले फर्स्ट मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। जो ये सेकंड मीटिंग हुई है जिसके अंदर ये अप्रूव किया गया है कि इंडिया और आसियान का जो डिजिटल वर्क प्लान है उसको रिसेंटली अप्रूवल दे दी गई है। नो एडीजी मिन होता क्या है, देखिए अगर आप एडीजी मिन को देखेंगे इसका सीधा सा मतलब है आसियान का डिजिटल मिनिस्टर्स मीट। ये इस साल वर्चुअली हुआ है, नॉर्मली हर साल होता है। ठीक है, ये मतलब डिजिटल मिनिस्टर्स मीट पिछले 2 साल से लगातार हो रहा है और दोनों साल वर्चुअली हुआ है। नाउ देखिए ये प्लान जो है, ये जो रिसेंटली जो डिजिटल वर्क प्लान जो साइन किया गया है, इसके अंदर बोला गया है कि जितने भी कंट्रीज है बेसिकली वो सब के सब नॉलेज शेयर करेंगे इन इमर्जिंग एरियाज ऑफ जितने भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि 5G हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, साइबर फॉरेंसिक्स हो गया, एडवांस सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इन सब के एरिया अंदर जितने भी नॉलेज है वो एक दूसरी कंट्री मतलब आपस में शेयर करेंगे, जिससे क्या होगा, एडवांसमेंट बढ़ेगी, मतलब रिसर्च की एडवांसमेंट काफी ज्यादा इंक्रीज होगी। इसके अलावा जितने भी कंट्रीज है वो सबके सब साथ में काम करेंगी और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे डेवलप करेंगी, जिससे कि इंटरनेट हैकिंग हो गया, फिर कोई भी स्टीलिंग वगैरह है, किसी भी टाइप का साइबर क्राइम है, उन सब प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व किया जा सके और इन सब चीजों को यहाँ पर एडवांस किया जा सके। इसके अलावा बोला गया है कि जो एंटी सोशल यूज होता है, स्पेशली फोन जो मतलब ऐसे फोन जो कि चोरी हो जाते हैं उसके कारण जो गलत यूज होते हैं, उन सबको भी पूरी तरीके से कॉम्बैट करने के लिए, रोकने के लिए यहाँ पर एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, जिस प्लानिंग को भी इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है।
ना आपको यहाँ पर पहले तो समझना ही है कि एडीजी में जो है यानी कि एशियन जो आसियान का जो जितने भी डायलॉग पार्टनर्स हैं वो एग्जैक्टली क्या क्या है क्या। नो देखिए ये जो पर्टिकुलर जो आप डिफेंस मिनिस्टर से जो मीटिंग देख रहे हैं, देखिए जो सॉरी ये जो डिजिटल जो आप डिजिटल मिनिस्टर्स की मीटिंग देख रहे हैं, ये पहली बात तो ये आसियान मेंबर्स के अंदर नहीं होती है, ठीक है। ये आसियान मेंबर्स के साथ में जितने भी आसियान के जो डायलॉग पार्टनर्स होते हैं उसके बीच में होती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, मतलब आसियान के साथ साथ में आसियान के जितने भी डायलॉग पार्टनर्स हैं वो सब भी इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। नो फर्स्ट क्वेश्चन कम्स कि एग्जैक्टली डायलॉग पार्टनर्स कौन कौन है। देखिए यूएसए, ठीक है, देखिए यहाँ पर यूएसए, यूके, यहाँ पर यूके, यहाँ पर उसके जस्ट नीचे देखिए यहाँ पे रशिया, यहाँ पर देखिए रशिया, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बगल में यहाँ पर, ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज न्यूजीलैंड। इसके अलावा कोरिया जापान यहाँ पर प्रेजेंट है, कोरिया जापान, और ईयू यानी कि इस पूरे एरिया को बोलते हैं ईयू। इसके अलावा चाइना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या आपको इंडिया यहाँ पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, राइट। इंडिया इज नॉट अ डायलॉग पार्टनर ऑफ आसियान कंट्रीज, आपको ये चीज ध्यान रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसीलिए इंडिया ने एक अलग से एक अग्रीमेंट साइन किया है इन सारे के सारे कंट्रीज के साथ में। इसके अलावा क्वेश्चन कम्स कि एग्जैक्टली आसियान मेंबर्स कौन कौन से। तो देखिए हमारे जो साउथ ईस्ट एशियन वाला जो पार्ट है ना, वो सारे के सारे कंट्रीज जो है दे कंबाइंडली कॉल्ड एज आसियान। नो यहाँ से देखना स्टार्ट कीजिए, म्यांमार हो गया, म्यांमार के जस्ट नीचे आएगा आपको थाईलैंड के जस्ट पास में कैम्बोडिया, लाओस आ गया, फिर वियतनाम आता है, ठीक है, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस, 10 कंट्रीज का ग्रुप जो है दे आर कॉल्ड एज आसियान ग्रुप। और यही एक्चुअली जो आसियान ग्रुप है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिसाब से। और देखिए ये सिग्निफिकेंस क्या है, रिसेंटली जो डिजिटल प्लान में जो साइन हुआ उसका इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि जितने भी कंट्रीज हैं उन सबके बीच में एंगेजमेंट बढ़ेगा, स्पेशली जो लोग हैं, जो स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट है उन सबके बीच में यहाँ पर एंगेजमेंट बढ़ेगा। और जहां पर ये बोला गया है कि इन्फॉर्मेशन एंड जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके ह्यूमन राइट्स को अचीव किया जाएगा, फ्री स्पीच, फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, हर चीज को यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रमोट किया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो और ज्यादा फास्ट होगा, अपॉर्चुनिटी और ज्यादा एक्सपेंड होगी, लोगों को और ज्यादा से ज्यादा चांसेस मिलेंगे। इससे जो स्पेशली जो ऐसे लोग जो कि गरीब हैं, जो कि रूरल एरियाज में रह रहे हैं, उनको भी अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करने का बहुत अच्छा चांस मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ रही होगी। तो देखिए अब यहाँ पर इंडिया और आसियान के बीच में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप आसियान देखेंगे, आसियान हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज हमारे जब भी एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात आती है तो सबसे पहले हम जो देखते हैं वो आसियान कंट्री की तरफ ही देखते हैं। इंडिया और आसियान का रिलेशनशिप जो है बहुत ही पीछे मतलब जाता है, मतलब काफी ज्यादा हिस्टोरिकली हमारे अच्छे टाइज रहे हैं, जहां पर देखा गया है पिछले 5 सालों से ऑलमोस्ट हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। उससे पहले हम 25 सालों तक ऑलमोस्ट डायलॉग पार्टनर्स रह चुके हैं और 15 सालों तक हम समिट लेवल इंटरेक्शंस भी मतलब हो चुका है हमारा। तो डिफरेंस क्या होता है स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में और बेसिकली डायलॉग पार्टनर्स के अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है? देखिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सीधा सा मतलब ये होता है कि दो कंट्रीज अगर साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं तो वो साथ में एक दूसरे को अपने रिसोर्सेस वगैरह देगी, शेयर करेगी, उसके बाद नॉलेज वगैरह देगी, एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगी डिफेंस सेक्टर्स के अंदर। स्पेशली जो मेन सेक्टर्स होते हैं वो होते हैं डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उन सबके अंदर अपने रिसोर्सेज को, अपने स्ट्रेटजी को, अपने एक्सपर्ट जो भी बेसिकली उनके पास नॉलेज है, इन सबको आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। नाउ क्वेश्चन कम्स कि डायलॉग पार्टनर्स क्या होते हैं? डायलॉग पार्टनर का देखिए सीधा सा मतलब होता है कि जब दोनों कंट्री साथ में मिलकर एक दूसरे से कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर बातचीत करते हैं तो उसे कहते हैं डायलॉग पार्टनर्स। नाउ देखिए कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि डायलॉग पार्टनर्स पूरी तरीके से डायलॉग मतलब नहीं होते हैं, वो सिर्फ कुछ सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर्स होते हैं, मतलब कुछ सेक्टर्स के अंदर, जैसे कि ट्रेडिंग, टैक्सेशन, आईपीआर, सिर्फ इन्हीं फील्ड के अंदर वो लोग बातचीत करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपको एक चीज जो हमेशा ध्यान रखनी है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो होता है दैट इज ऑलवेज बेटर एज कंपेयर टू डायलॉग पार्टनर, बिकॉज ऑब्वियसली इसके अंदर जो रिसोर्सेस हैं वो भी शेयर होते हैं, नॉलेज भी शेयर होता है और एक्सपर्टीज भी शेयर होता है, बट यहाँ पर सिर्फ बातचीत होती है, इसके अंदर कुछ भी यहाँ पर मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है। आई होप आपको चारों टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। आज के जो मेन क्वेश्चन है जो रिवीजन फॉर्म में आपको ट्राई करने हैं, जो ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में जिसके आपको आंसर देने हैं, वो क्वेश्चन ये रहे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट आर्टेमिस मिशन इज अ पार्ट ऑफ हर्मीज मिशन। सेकंड क्वेश्चन इज कि सिस लूनर लोकेशन इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया नहीं अर्थ, यहाँ पर अर्थ आएगा, अर्थ एंड द मून, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ओडिसी मिशन वाज द फर्स्ट टू फाइंड एविडेंस ऑफ वाटर ऑन द मार्स। Fourth question is, it is impossible for corals to live without zooxanthellae. Fifth question, French Polynesia is separated to France by English Channel. And the last question is, both France and UK are part of ASEAN dialogue partners. ठीक है, एक क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देने हैं, जो कल के क्वेश्चन थे उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। The first question was that the president of India is also included under the parliamentary privileges. जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट आपको याद होगा। एजी प्रेजेंट है, एमपीज ये सब के सब इसके अंदर होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। प्रेसिडेंट के जितने भी प्रिविलेज होते हैं वो आर्टिकल 361 के अंदर अलग से मेंशन किए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन, जो कमेटी होती है इट हैज मोर मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा देन राज्यसभा। यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, आपको याद होगा लोकसभा से टोटल 15 मेंबर्स आते हैं, बट राज्यसभा से सिर्फ 10 मेंबर्स आते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी इज टू बी फंडेड एंटायरली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर हृदय स्कीम। जी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज आपको याद है कि इसकी फंडिंग जो है पूरी तरीके से चैरिटी के द्वारा की जा रही है, यानी कि डोनेशन के द्वारा की जा रही है। जितने भी भक्त लोग हैं वो अराउंड 1000 करोड़ तक उन्होंने एक टाइप का फंडिंग वो किया है, ठीक है। उसी पर्टिकुलर पैसों को यूज करके इस पर्टिकुलर स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को बनाया गया है।
फोर्थ, कॉपर इज वन ऑफ द मेटल्स जिसको स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी में यूज किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। टोटल 5 मेटल्स को यूज किया गया है, दैट दे आर कॉल्ड एज पंचलोहा। ठीक है, इन पंचलोहा के लिए उसमें से एक कॉपर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिस्टलिंग डक एंड टफ्टेड डक दे आर टाइप्स ऑफ नेटिव बर्ड्स दैट आर फाउंड इन दिस वेस्ट बंगाल के अंदर प्रेजेंट है। जी नहीं, गलत स्टेटमेंट है। ये दोनों यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स के एग्जांपल्स हैं। एंड फाइनल क्वेश्चन इज यूनिफाइड लाइसेंस जो है इट इंक्लूड्स कॉन्फ्रेंस कॉल्स मेड बिटवीन 2 टेलीकॉम प्रोवाइडर्स। यस, दिस इज वेरी ट्रू स्टेटमेंट। देखिए, अगर आप सैटेलाइट कॉल्स को निकाल दें, उसके अलावा जितने भी डिफरेंट कॉल्स हैं सबके सब यहाँ पर कहीं ना कहीं यूएल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो 2 डिफरेंट टेलीकॉम प्रोवाइडर्स भी अगर कॉन्फ्रेंस कॉलिंग करेगी तो वो भी यहाँ पर इसके अंदर यूएल के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के सारे टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस का डिस्कशन। आई होप आपको सारे जितने भी चीजें थी प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।